MOOCs के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में तीसरे सप्ताह के पहले व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 11 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने भाषा वैज्ञानिक शोध को बहुत ही विस्तार से जाना। आज 11वें व्याख्यान के रूप में शोध का औपचारिक स्वरूप विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। शोध का औपचारिक स्वरूप विषय के अध्ययन के बाद आप शोध के औपचारिक स्वरूप से परिचित हो सकेंगे, औपचारिक शोध के महत्व को जान सकेंगे और औपचारिक शोध की विशेषताओं से भी परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शोध का औपचारिक स्वरूप। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। लैटिन भाषा के री यानी दोबारा और सर्च यानी खोजना से यह शब्द मिलकर बना है। यह किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की खोज या पुराने ज्ञान का पुनः परीक्षण अथवा दूसरे तरीके से विश्लेषण करके नए तथ्यों को उद्घाटित करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक व्यवस्थित, तार्किक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर खोजना है। यह अज्ञात तथ्यों का पता लगाता है, विशिष्ट स्थितियों का सही चित्रण करता है, चरों के बीच संबंधों की पहचान करता है और समस्याओं के समाधान या निदान में सहायता करता है। शोध की यह प्रक्रिया अंततः सिद्धांतों के निर्माण में परिणत होती है, जो सामाजिक घटनाओं के कारणों पर प्रकाश डालती है और विभिन्न चरों के बीच संबंधों को भी स्पष्ट करती है। अब बात करते हैं औपचारिक शोध की अवधारणा की। तो औपचारिक शोध को सामान्य ज्ञान से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी वैज्ञानिक पद्धति का कठोरता से पालन करना है। जहां सामान्य ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव और आकस्मिक अवलोकनों पर आधारित होता है, वहीं औपचारिक शोध एक संरचित, सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह पूर्वाग्रहों और व्यक्तिनिष्ठता से मुक्त होती है, क्योंकि इसका ज्ञान निरीक्षक या अध्ययनकर्ता के अनुकूल न होकर घटना और तथ्य के अनुकूल होता है। इस पद्धतिगत कठोरता का एक गहरा कारण भी है। औपचारिक शोध की व्यवस्थित प्रकृति एवं सुनिश्चित करती है कि परिणाम विश्वसनीय और वैध हों। वैज्ञानिक विधि की एक प्रमुख विशेषता परिणामों की पुनरावृत्ति है, जिसका अर्थ है कि एक ही परिणाम प्राप्त करने के लिए अध्ययन को बार-बार दोहराया जा सकता है। यह पुनरावृत्ति ही शोध की विश्वसनीयता को बढ़ाती है और प्राप्त ज्ञान को सार्वभौमिकता और पूर्वानुमान की विशेषता प्रदान करती है। इस प्रकार औपचारिक शोध से प्राप्त ज्ञान आकस्मिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के विपरीत एक ठोस, प्रमाण आधारित ज्ञान प्रणाली का निर्माण करता है, जो बड़े पैमाने पर समाज और विज्ञान के विकास की नींव रखता है। यह ज्ञान आधारभूत सिद्धांतों और नियमों के निर्माण में सहायक होता है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों का नियोजन करने के लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञान निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास में औपचारिक शोध का महत्व, इस पर बात करते हैं। जो ज्ञान का निर्माण है और
सामाजिक आर्थिक विकास है, उसमें औपचारिक शोध का क्या महत्व है? तो औपचारिक शोध का महत्व ज्ञान के विस्तार से कहीं अधिक है। यह मानव समाज की समस्याओं का समाधान करने का रास्ता सुझाता है और कई पूर्वाग्रहों का निदान और निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विज्ञान में शोध उदाहरण के लिए सामाजिक समस्याओं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और भिक्षावृत्ति पर प्रकाश डालकर सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से देश में विभिन्न विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलता है, जो नवाचार को प्रेरित करता है। उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर यह नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद करता है। इस प्रकार औपचारिक शोध समाज को न केवल नवीन ज्ञान देता है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण, कल्याण, प्रगति और नीति निर्माण में भी सहायक होता है। अब बात करते हैं औपचारिक शोध के मूल सिद्धांतों और उनकी विशेषताओं की। औपचारिक शोध के कई अंतर्निहित सिद्धांत हैं, जो इसे अनौपचारिक ज्ञान से अलग करते हैं। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि शोध के निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय हो। तो इसमें जो पहला है वो है आपका तार्किकता, वस्तुनिष्ठता और अनुभवजन्य साक्ष्यों पर जोर। औपचारिक शोध एक तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, जिसके निष्कर्ष व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। यह वास्तविक और अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित होता है, जिसका अर्थ है कि तथ्य अवलोकन या प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में पूर्वाग्रहों या व्यक्तिगत विचारों का कोई स्थान नहीं है। ए वुल्फ ने इसके बारे में कहा है कि सही ज्ञान की प्रथम शर्त ऐसे तथ्यों को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा एवं योग्यता है, जो बाह्य स्वरूप, प्रचलित विचारधारा एवं व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित न हो। ज्ञान को हमेशा तथ्यों और घटनाओं के अनुकूल होना चाहिए, न कि शोधकर्ता के दृष्टिकोण के अनुकूल। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है वैज्ञानिक पद्धति और उसकी पुनरावृत्ति की विशेषता। औपचारिक शोध को एक व्यवस्थित और नियंत्रित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें तथ्यों को निष्पक्ष रूप से स्थापित करने के लिए परीक्षण और प्रयोग का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि की एक जो प्रमुख विशेषता है वो पुनरावृत्ति भी है। इसका मतलब यह है कि एक ही प्रक्रिया को दोहराने पर बार-बार एक ही परिणाम प्राप्त होते हैं, जिससे शोध की विश्वसनीयता और सार्वभौमिकता बढ़ती है। उदाहरण के लिए यदि एक शोधकर्ता यह मापता है कि किसी वस्तु की लंबाई 4 फीट 4 इंच है, तो यह कथन वैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल होगा, क्योंकि यह निश्चित है और इसे बार-बार दोहराया जा सकता है। अब बात करते हैं औपचारिक शोध की विशेषताओं की, कि औपचारिक शोध जो होती है उसकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। तो औपचारिक शोध की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो अब मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा। जो पहली विशेषता है वो है वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग, यानी शोध कार्य के लिए एक
पूर्व निर्धारित वैज्ञानिक योजना या अभिकल्प का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले आपको एक अभिकल्प यानी एक डिज़ाइन तैयार करना होगा, एक वैज्ञानिक योजना बनानी होगी, जिसके आधार पर आप अपना शोध कार्य करेंगे। दूसरी विशेषता है वैध और विश्वसनीय उपकरण। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो बहुत अधिक विश्वसनीय और वैध हो। तीसरी जो विशेषता है वो है आपकी परिणामों की पुनरावृत्ति, यानी शोध से प्राप्त परिणामों और संबंधों को दोहराया जा सकता है, जिससे सदैव सुनिश्चित और सुसंगत निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं। चौथी विशेषता है आपकी परिशुद्ध और विश्वसनीय ज्ञान। शोध से प्राप्त ज्ञान परिशुद्ध, वैध और विश्वसनीय होता है। पांचवी जो विशेषता है वो है अभिलेखन और प्रतिवेदन, यानी प्राप्त जानकारी का सावधानीपूर्वक अभिलेखन और प्रतिवेदन किया जाता है, ताकि यह भविष्य में आगामी शोधों के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं औपचारिक शोध के प्रकारों की और उनकी कार्यप्रणाली की, यानी औपचारिक शोध जो है उसके कौन-कौन से प्रकार हैं और उनकी कार्यप्रणाली क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो औपचारिक शोध को उसके उद्देश्य, पद्धति और प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है आपका मौलिक बनाम अनुप्रयुक्त शोध। यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि शोध का उद्देश्य केवल ज्ञान में वृद्धि करना है या किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना है। मौलिक शोध को शुद्ध या बुनियादी शोध भी कहा जाता है। यह जिज्ञासा और ज्ञान की खोज से प्रेरित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में एक सिद्धांत विकसित करना, अंतर्निहित सिद्धांतों और घटनाओं की समझ का विस्तार करना है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि प्राप्त नया ज्ञान किसी वर्तमान समस्या के समाधान में कारगर होगा या नहीं। जबकि अनुप्रयुक्त शोध का जो उद्देश्य होता है, वो विशिष्ट और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना होता है। यह मौजूदा सिद्धांतों और ज्ञान का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को हल करने का प्रयास करता है। इसके निष्कर्षों को तत्काल उपयोग में लाया जा सकता है और ये सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के नीति और योजना बनाने में भी सहायता करते हैं। मौलिक शोध अनुप्रयुक्त शोध के लिए एक आधार प्रदान करता है। मौलिक शोध द्वारा निर्मित सिद्धांत ही अनुप्रयुक्त शोध में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक शोध भविष्य के नवाचारों के लिए दीर्घकालिक नींव रखता है, वहीं अनुप्रयुक्त शोध वर्तमान चुनौतियों का तत्काल समाधान प्रदान करता है। यह एक कारण प्रभाव संबंध है जो अनुसंधान के पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करता है। अक्सर शोध के प्रकार का सीधा संबंध वित्त पोषण के स्रोत से होता है और अनुप्रयुक्त शोध को प्राय विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूजीसी, सीएसआईआर जैसी जो वित्तीय एजेंसियां हैं, उनका समर्थन मिलता है, क्योंकि इसके परिणाम तत्काल और उपयोगी होते हैं। अब कुछ बात करते हैं मात्रात्मक बनाम गुणात्मक शोध की, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक शोध संख्यात्मक डेटा के संग्रह और विश्लेषण पर केंद्रित होता है। यह निगमनात्मक
तर्क का उपयोग करता है, जिसमें पूर्व स्थापित कल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। यह अधिकतर वस्तुनिष्ठ होता है और सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार और प्रयोगों के माध्यम से डेटा एकत्र करता है। जबकि जो गुणात्मक शोध है, वो गैर संख्यात्मक डेटा जैसे पाठ, चित्र, ऑडियो, रिकॉर्डिंग इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य लोगों के अनुभवों, अर्थों और व्यवहारों की गहन समझ प्राप्त करना है। यह आगमनात्मक तर्क का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का निर्माण करना है। शोध प्रश्न सीधे तौर पर शोध पद्धति का चयन निर्धारित करता है। यदि शोधकर्ता क्यों या कैसे जैसी घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना चाहता है, तो गुणात्मक शोध अधिक उपयुक्त होता है। जबकि कितना या कितनी बार जैसे प्रश्न मात्रात्मक शोध की ओर ले जाते हैं। तो मात्रात्मक शोध के परिणाम बड़े नमूनों पर आधारित होने के कारण सामान्यीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। जबकि गुणात्मक शोध से प्राप्त समृद्ध अंतर्दृष्टि हमें किसी घटना की गहन समझ प्रदान करती है। शोध का एक मिश्रित तरीका भी होता है। मिश्रित शोध पद्धति जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों को एक ही अध्ययन में एकीकृत करती है। डेटा को एक साथ या क्रमिक रूप से एकत्र किया जा सकता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि दोनों पद्धतियों की शक्तियों का लाभ इसमें हम उठा सकते हैं, जिससे परिणामों का सामान्यीकरण करना आसान हो जाता है और निष्कर्षों के लिए मजबूत साक्ष्य प्रदान किए जा सकते हैं। यह शोधकर्ता को एक ही समय में संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों तरह की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे किसी भी समस्या की अधिक व्यापक और पूर्ण समझ विकसित होती है। अब बात करते हैं जो आपकी औपचारिक शोध है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके मुख्य चरण कौन-कौन से हैं? यानी औपचारिक शोध की प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन से हैं और उनमें हमें क्या-क्या करना होता है? तो औपचारिक शोध एक सुनियोजित प्रक्रिया है, जो कई व्यवस्थित चरणों का पालन करती है। इन चरणों का क्रम विभिन्न विद्वानों के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं आपको उनके सार के बारे में बताऊँगा। चरण आगे-पीछे ज़रूर हो सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता ज़रूर हो सकती है, लेकिन उन सबका सार जो है वो एक समान रहता है। तो इसका जो पहला चरण है आपका वो है समस्या का निरूपण। यह शोध प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है। इसमें एक शोध समस्या का चुनाव करना और उसे गहनता से समझना शामिल है। शोध समस्या को गहन और व्यापक रूप से समझने के बाद उसे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत करना आवश्यक है। शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विषय उसकी रुचि का हो, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संभव हो और उसके पास पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध हों। दूसरा चरण है इसका साहित्य की गहन समीक्षा। यानी समस्या का निर्धारण हो जाने के बाद शोधकर्ता उस विषय से संबंधित सभी प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस चरण का जो उद्देश्य है वो केवल जानकारी एकत्र करना नहीं है, बल्कि मौजूदा ज्ञान की स्थिति को समझना, शोध अंतराल का पता लगाना और अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली और उपकरणों की पहचान करना है। एक प्रभावी समीक्षा के बिना शोधकर्ता एक ऐसी समस्या पर काम कर सकता है जिसका पहले ही
समाधान हो चुका है या वह एक मजबूत परिकल्पना बनाने में विफल हो सकता है। यह एक आवश्यक और अनुक्रमिक कदम है जो शोध के उद्देश्य और परिकल्पना के निर्माण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इसका जो तीसरा चरण है वो है परिकल्पना का निर्माण। साहित्य समीक्षा के बाद शोधकर्ता एक परिकल्पना का निर्माण करता है। यह शोध प्रश्न का एक परीक्षण योग्य और संभावित तो उत्तर होता है। एक परिकल्पना एक सामान्य कथन से भिन्न होती है। इसे प्राप्त तथ्यों से अनुभवजन्य रूप से परीक्षण योग्य होना चाहिए। जो इसका चौथा चरण है वो है आपका शोध अभिकल्प का निर्धारण। शोध अभिकल्प शोध की समग्र योजना या रूपरेखा है जो शोध कार्य को उचित तरीके से पूर्ण करने में मदद करती है। इसमें शोध विधियों, डेटा संग्रह और विश्लेषण की तकनीकों और उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उल्लेख होता है। एक उपयुक्त शोध अभिकल्प प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाता है, त्रुटियों को कम करता है और सटीक व विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने में सहायता करता है। इसका जो पांचवा चरण है वो है आंकड़ा संकलन। यानी इस चरण में शोधकर्ता अपनी शोध योजना के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक डेटा एकत्र करता है। यह महत्वपूर्ण है कि डेटा संग्रह के लिए वैध और विश्वसनीय उपकरणों का उपयोग किया जाए ताकि प्राप्त जानकारी की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इसका जो छठा चरण है वो है आपका आंकड़ा विश्लेषण और विवेचन। एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित और नियमित करने के बाद निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। विश्लेषण के बाद प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है जो शोध की समझ को गहरा करने में मदद करती है। जो आपका औपचारिक शोध है इसका जो अंतिम चरण है वो है निष्कर्ष और सामान्यीकरण। अंतिम चरण में परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। यदि परिकल्पना की पुष्टि नहीं होती है तो शोधकर्ता उन कारणों पर भी प्रकाश डालता है जिससे ऐसा हुआ हो। इस चरण में प्राप्त ज्ञान के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण या उनमें संशोधन किया जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं शोध प्रतिवेदन का जो औपचारिक स्वरूप है और जो उसकी संरचना है उसके बारे में। तो जो शोध प्रतिवेदन है शोध प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है और इसके बिना शोध का कोई भी महत्व नहीं होता। यह शोध के परिणामों और निष्कर्षों को संप्रेषित करता है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और अन्य शोधकर्ताओं के लिए एक नींव तैयार होती है। प्रतिवेदन के प्रकाशन से शोध कार्य वैश्विक वैज्ञानिक कोश का हिस्सा बन जाता है। विविध क्षेत्रों में औपचारिक शोध के सिद्धांत विभिन्न विषयों में समान रूप से लागू होते हैं, भले ही उनकी कार्यप्रणाली अलग हो। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में शोध का उद्देश्य समान है, यानी ज्ञान की खोज। हालांकि उनकी कार्यप्रणाली में भिन्नता होती है, जो इस बात को दर्शाती है कि औपचारिक शोध का ढांचा कितना लचीला है और हर क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकता है। तो मुझे आशा है कि शोध के औपचारिक स्वरूप और उससे संबंधित
जो प्रमुख चरण हैं, उनको आप भली-भाँति समझ गए होंगे। अब आज के इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।